हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से होंगे। तो बच्चों, अभी रिसेंटली हमने अपनी कोचिंग में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट किया था। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और सारे के सारे क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग मेरे सारे टेस्टों को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल को मैच करते हैं। डेफिनेटली बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम काफ़ी अच्छे तरीके से जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अपन एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 54 एंड 336 by using fundamental theorem of arithmetic and verify that LCM and HCF equal to product of two numbers। मतलब कि बच्चों, हमको बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि 54 और 336 का आप एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें और फिर प्रूफ करें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों सॉल्व 1। तो बच्चों, मैं आपको पुरानी वीडियो में जो हमने चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट किया था उसमें मैं आपको ऑलरेडी सिखाया हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं वापस से आपको बताता हूँ। तो बच्चों, स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि आप 54 जो आपका पहला नंबर है आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं उसको डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप पुराना वीडियो जाके देखिए प्लीज। तो 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों वो होगा 2 के ऊपर 1 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 3 का पावर। जो दूसरा नंबर है सर हमारा, दूसरा नंबर है 336। 336 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 के ऊपर 4 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 1 की पावर मल्टीप्लाई बाय 7 के ऊपर 1 की पावर। अब बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है आपका ऑल फैक्टर, एलसीएम होता है आपका ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर। रिमेंबर, जी सर, ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर। तो बच्चों, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑल फैक्टर मतलब फैक्टर क्या आपके 2 है, 3 है और 7 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब बच्चों, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 2 की हाईएस्ट पावर है सर 4, 3 की हाईएस्ट पावर है आपकी 3 और 7 की हाईएस्ट पावर है 1। बच्चों, 2 के ऊपर 4 की पावर होता है आपका 16, 3 के ऊपर 3 की पावर होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 7। बच्चों, जब आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एलसीएम इक्वल टू 3024। बच्चों, मैं कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर सकते हैं, राइट। अब एलसीएम निकालने के बाद बच्चों अपन एचसीएफ निकालते हैं। तो मैंने बोला सर जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ इक्वल टू होता है सर आपका कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। और बच्चों, एलसीएम में आता है आपका हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में आता है आपका लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर जो है सर, अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, मतलब 2 एक कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है सर। साथ में यहाँ भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 आ रहा है, मतलब 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। बट बच्चों, नीचे 7 आ रहा है लेकिन ऊपर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 7 आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मतलब कि सर कॉमन फैक्टर आ गए आपके 2 और 3। अब बच्चों, लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर 2 की लोएस्ट पावर क्या है आपकी 1 और 3 की लोएस्ट पावर भी क्या है आपकी 1। तो मतलब कि सर आपका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब बच्चों, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है। इसके बाद मुझे वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 54 एंड 336 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब सर वेरीफाई कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है सर आपको, मैं एक और कलर ले लेता हूँ। आपको लिखना है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। एलसीएम कितना है सर आपका 3024 और एचसीएफ कितना है सर आपका 6। पहला नंबर क्या है सर आपका 54 और दूसरा नंबर क्या है बच्चों 336। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको आंसर मिलेगा 18144 इक्वल टू 18144 दैट इज इक्वल टू वेरीफाइड।
आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद आप एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है सर? ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर। एचसीएफ क्या होता है आपका? कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। और लास्ट में आप एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में वैल्यूज डाल के इसको वेरीफाई कर देंगे। राइट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं सर हमको? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ HCF, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बच्चों हमको इफ HCF 65, 117 इक्वल टू 13 फाइंड एलसीएम। मतलब कि सर हमको HCF दिया हुआ है और हमको एलसीएम निकालना है। चलो भाई देखते हैं इसको। तो मुझे दिया हुआ है सर HCF, मैं सॉल्व नंबर 2 डालता हूँ। तो मुझे बोला है सर HCF 65, 117 इक्वल टू 13। अब आप लिखोगे सर वी नो दैट LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सर ये वाला क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम की जगह पे आपको एलसीएम निकालना है सर, एचसीएफ की जगह पे डाल देंगे आप 13। पहला नंबर है आपका 65, दूसरा नंबर है आपका 117। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा सर 65 मल्टीप्लाई बाय 117 अपॉन 13। 13 टाइम्स 1, 13 टाइम्स 5। एंड इफ मल्टीप्लाई बच्चों, जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज 585। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एक नंबर के लिए। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। कभी कभार बच्चों आपको एचसीएफ देते हैं, एलसीएम निकालने को बोलते हैं। कभी कभार आपको एलसीएम दे देते हैं और एचसीएफ निकालने के लिए बोलते हैं। राइट। चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं सर फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12x टू द पावर 5y क्यूब, 16x क्यूब y टू द पावर 4 एंड 20x टू द पावर 4y टू द पावर 4। बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है वापस से एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। तो मैं एक एक करके नंबर लिखता हूँ। पहला नंबर मुझे दिया हुआ है, ये सॉल्व नंबर 3। पहला नंबर बच्चों आपके लिए दिया हुआ है 12x टू द पावर 5 y टू द पावर 3। अब बच्चों आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा सर? 2 के ऊपर 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 1 की पावर, 2 टू जो 4, 3 जो 12 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 5 y टू द पावर 3। दूसरा नंबर क्या दिया है सर आपको? 16 x क्यूब y टू द पावर 4। अब बच्चों 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर 4। और तीसरा नंबर दिया है बच्चों आपका 20x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। अब बच्चों जो 20 है, 20 क्या होता है? 4 5 या 20, तो 2 के ऊपर 2 की पावर मल्टीप्लाई 5 के ऊपर 1 की पावर इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 4। राइट बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको काफी डिटेल में इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सिखाया हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, इन नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। जैसे 12 हो गया, 12 क्या हो गया आपका? मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपके लिए एक बार। 12 हो गया, 2 कितना हो गया? 6 2 3 3 1, मतलब 12 क्या हो गया आपका? 2 के ऊपर 2 की पावर, देखो दो दो 2 दो बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है, तो 3 के ऊपर 1 की पावर। और ये पावर को ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। नाउ अभी अभी सिखाया बच्चों आपको 1 मिनट पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम होता है आपका ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर। राइट बच्चों, एलसीएम होता है आपका ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर। सारे के सारे फैक्टर, एक तो बच्चों क्या दिख रहा है मुझे? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो बच्चों ये हो गया 2 3 और 5। उसके अलावा क्या दिख रहा है बच्चों? मुझे एक्स भी दिख रहा है और मुझे वाई भी दिख रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 1। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 1। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 5। और वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है सर? 4। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर 4 की पावर 16 इंटू 3 इंटू 5, सो यू विल गेट बच्चों 240। एंड एक्स के ऊपर 5 की पावर, वाई के ऊपर 4 की पावर। नाउ कमिंग बैक, एचसीएफ क्या होता है सर आपका? एचसीएफ होता है सर आपका कॉमन फैक्टर। एलसीएम में आती है हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में आती है आपकी लोएस्ट पावर।
तो सर आपका कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे 2 सब में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, तो आपका आ गया 2। उसके बाद सब में सर x आ रहा है, तो आपका आ गया x। और तीनों के तीनों नंबर्स में आपका y। अब बच्चों आपको चाहिए लोएस्ट पावर, तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है, 4 है, 2 है, तो लोएस्ट पावर हो गई आपकी 2। x की लोएस्ट पावर क्या है, 5 है, 3 है, 4 है, मतलब कि सर हो गई 3। y की पावर 3 है, 4 है, 4 है, मतलब कि कितनी हो गई सर 3। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, 2 के ऊपर 2 की पावर हो गया 4, x के ऊपर हो गई 3 की पावर, और y के ऊपर हो गई 3 की पावर। सो दिस इज द क्वेश्चन अबाउट फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बच्चों वापस से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ भी आएगा, एलसीएम इक्वल टू होता है आपका ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ आपका होता है कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर, राइट। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है सर हमको, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल एंड देन प्रूव दैट 2 रूट 5 इज इरेशनल। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, पिछले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में सॉल्व किया है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। आप पिछले वीडियो में जाके इस क्वेश्चन को देखेंगे और वहां से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है आप क्लास में आके मुझसे वापस से पूछेंगे, राइट। वैसे तो आपको पिछला वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ 245 एंड 1037 लीविंग अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब कि बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, अब आप समझिए। आपको बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आप सबसे लार्जेस्ट नंबर बताइए जो 245 और 1037 को डिवाइड करेगा, लिविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। और रिमाइंडर कितना बचेगा सर 5। अब बच्चों समझना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन पूछा लार्जेस्ट नंबर। एक तो सर ये वर्ड लार्जेस्ट सुन के ही मुझे ये पता चलता है कि इस क्वेश्चन मुझे एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है। समझना बच्चों, अगर आपको मैक्सिमम दिखेगा, हाईएस्ट दिखेगा, लार्जेस्ट दिखेगा, तो इसका मतलब सर आपको एचसीएफ निकालना है। दूसरा लॉजिक क्या है सर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड, आपको ऐसा नंबर निकालना है जो इन नंबरों को डिवाइड करता है। अब ऑब्वियसली जो इन नंबरों को डिवाइड करेगा मतलब वो इन नंबरों से छोटा होगा, एंड यू नो दैट एचसीएफ हमेशा दोनों नंबरों से क्या होता है, छोटा। और अगर एलसीएम निकालना होता है वो दोनों नंबरों से क्या होता है, बड़ा। तो ये दोनों लॉजिक से हमको ये चीज समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन में हमको एचसीएफ निकालना है ना कि एलसीएम, राइट। चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या नंबर है, 245 1037। तो मैंने बोला बच्चों यहाँ पे सॉल्व नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट। तो मैंने बोला बच्चों यहाँ पे फर्स्ट नंबर इक्वल टू 245, सेकेंड नंबर इक्वल टू 1037। अब बच्चों आप क्या बोलोगे, सिंस द नंबर लीव्स रिमाइंडर 5, therefore we will subtract 5 from the numbers। मतलब कि बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं आपको, कि आप लिखने वाले हैं कि सर ये जो नंबर्स हैं ये डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर देते हैं, तो जो भी रिमाइंडर होता है आपको नंबरों को रिमाइंडर को माइनस करना पड़ता है उन नंबरों से, क्योंकि जब आप रिमाइंडर को माइनस कर देंगे उन नंबरों से तो उस टाइम पे जो नंबर बचेगा वो आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा, राइट। तो आपको मिला बच्चों यहाँ पे 245 -5 इक्वल टू 240 एंड 1037 -5 इक्वल टू 1032। अब इसके बाद to find the largest number that can divide 240 and 1032, we need to find HCF। We need to find HCF, ठीक है। तो we need to find HCF of 240 and 1032। अब बच्चों ये थ्योरी में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इतनी, वरना आप तो नॉर्मली फर्स्ट नंबर 245, सेकंड नंबर 1037, उसके बाद 245 -5 करते, 1037 -5 कर देते। लेकिन बच्चों मानिए आप मेरी बात, आप जितनी अच्छी थ्योरी लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में, एग्जामिनर के ऊपर उतना अच्छा इंप्रेशन हो पड़ता है।
एग्जामिनर को ये बात समझ में आती है कि ये जो बच्चा है इसके कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर है। अब बच्चा आपको 240 और 1032 का क्या निकालना है, एचसीएफ। चलिए मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको 2 क्वेश्चन में निकाल के बताया हूँ, लेकिन सिंस मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा, तो मैं आपको एचसीएफ निकालता हूँ। तो सर 240 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, एचसीएफ के लिए हमारा स्टेप क्या होता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 240 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है सर, वो होता है 2 के ऊपर 4 की पावर 16, 3 के ऊपर 1 की पावर, मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर 1 की पावर। और बच्चों जो 1032 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, वो होता है सर आपका 2 के ऊपर 3 की पावर, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर 1 की पावर, मल्टीप्लाई बाय 43। आप बच्चों जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे आपको ये आंसर मिल जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, आप सर बच्चों उन नंबर को डिवाइड करते हैं और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते जाते हैं। आप सर एचसीएफ विल बी इक्वल टू, व्हाट आई टॉट यू, एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, कॉमन फैक्टर। और कौन सी पावर आती है बच्चों, लोएस्ट पावर। तो सर एचसीएफ विल बी इक्वल टू, कॉमन फैक्टर क्या है सर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 इज द कॉमन फैक्टर। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 इज द कॉमन फैक्टर। सर यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ 43 है, यहाँ 43 नहीं है, 43 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब बच्चों लोएस्ट पावर, 2 की पावर 4 है, 3 है, लोएस्ट कितनी हो गई सर, 3। 1 है तो हो गई 1। तो यहाँ पे एच सी एफ इक्वल टू 2 के ऊपर 3 की पावर हो गया 8, 8 3 कितना हो गया 24। तो बच्चों दिस इज योर आंसर। तो आप लिखेंगे हेंस 24 डिवाइड 245 and 1037, leaving leaving remainder remainder 5 in each case। क्या मेरी बातें बच्चों आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में लीविंग रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है, अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो आप एचसीएफ निकालेंगे, अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो आप एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ अगर निकालना होगा तो आप रिमाइंडर को पहले माइनस करेंगे, और अगर एलसीएम निकालना होगा तो पहले आप एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद रिमाइंडर को उस पर प्लस कर दें। क्लियर हुआ क्या, चलिए ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है सर, एग्जाम में वापस पूछा जाता है ये, तो मैंने बोला चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व नंबर 6। तो बच्चों जो पी एक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 6x स्क्वायर, पी एक्स दिया 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो बच्चों पहले अपन पी एक्स को उसके ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले आएगी हाईएस्ट पावर 6x स्क्वायर, फिर आएगी उससे छोटी पावर माइनस 7x, फिर आएगी माइनस 3। अब क्या करना है बच्चों, जीरो निकालने के लिए आप बोलते हो पुट पी एक्स इक्वल टू 0। आपको जीरो निकालने के पी एक्स को 0 के बराबर रखना पड़ता है। इंप्लाइज दैट 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों मैं आपको वापस से सिखाऊं कि इसका जीरो कैसे निकालते हैं। इसका जीरो निकालने के लिए आप यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब बच्चों जिस बच्चे को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती है, मैं आपको एक मेथड सिखाता हूं, आप सीखिए। आप क्या करेंगे बच्चों, पहले ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितनी है सर, 6। बी की वैल्यू कितनी है सर यहाँ पे, -7। और सी की वैल्यू कितनी है सर यहाँ पे, -3। मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है वो होता है आपका ए, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है आपका बी, और कांस्टेंट जो टर्म होता है वो होता है आपका सी। अब बच्चों उसके बाद क्या करना है, ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे सर, आप ए मल्टीप्लाई बाय सी निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आपकी 6 मल्टीप्लाई बाय -3, कितना आंसर आ गया आपका -18। अब स्टेप नंबर 3 में सर आपको सारे, आप ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। वो सारे ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, ठीक है ना। अगर आप सोच पाते हैं तो बढ़िया, अगर आप बाय चांस नहीं सोच पाते हैं तो आप क्या कर लीजिए, आप 18 का फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। तो 2 कितना आ गया सर 9, 3 कितना आ गया आपका 3, 3 कितना आ गया आपका 1। और आप क्या करेंगे सर, डायगोनल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 9। तो पहला नंबर आ गया आपका 9 मल्टीप्लाई बाय 2,
ये आ गया आपका एक टर्म। अगली बार 2 3 जा 6, तो 6 × 3। देखो आपको बच्चों डायगोनल में मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई 9 से, 2 9 जा 18। अगली बार एक सीढ़ी उतरोगे, 2 3 जा कितना हो गया 6। अब बच्चों ये 2 का डायगोनल क्या है, ये वाला, 6 3 जा 18, तो 6 × 3। अगली बार 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब ये आ गया आप 18, और 18 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 18। तो सर मतलब कि ये 3 ऐसे टर्म्स बन रहे हैं आपके कि जब आप दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिल जाएगा 18। कुछ खास दिमाग नहीं लगाना बच्चों, ये मेथड हमेशा काम करती है। स्टेप नंबर 1, आप ए बी और सी की वैल्यू लिखिए। ए बी और सी की वैल्यू लिखने को बोल दिया। फिर आप ए मल्टीप्लाई बाय सी निकालिए। 6 × -3 कितना आ गया -18। माइनस साइन को भी भूल जाइए, जो 18 है आप 18 का बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। जैसे ही आपने 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, अब बच्चों आपको वो सारे टर्म्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है। तो बच्चों देखो 2 × 9 हो गया, 2 3 जा 6 × 3 आ गया, 2 3 जा 6 3 जा 18 × 1 आ गया। जो बच्चे बिना फैक्टराइजेशन के पूछ सकते हैं वो बिना फैक्टराइजेशन को पूछो, काफी अच्छी बात है। अब सुनो भाई, यहाँ पे जो साइन है इसका साइन क्या है सर, नेगेटिव। तो आप क्या करें, इसमें से माइनस करो। 9 - 2 कितना हो गया 7, 6 - 3 कितना हो गया 3, 18 - 1 कितना हो गया 70। अब सर जरा आप देखो कि आपको बी की वैल्यू क्या चाहिए। सर मुझे बी की वैल्यू चाहिए 7, -7 चाहिए। माइनस से परेशान मत हुई, आपको बी की वैल्यू कितनी चाहिए 7। तो ये जो आपके तीन फाइनलिस्ट थे इनमें से आपको 7 कहाँ पे मिल रहा है सर, 9 और 2 है। मतलब कि सर आपके जो टर्म्स आ गए वो टर्म्स आ गए आपके 9 और 2। अब मुझे जरा समझना पड़ेगा कि सर आपको बी का साइन क्या चाहिए, नेगेटिव, इसलिए बड़ा नंबर आ जाएगा आपका नेगेटिव और छोटा वाला नंबर आ जाएगा आपका पॉजिटिव। जैसे ही सर आपने यहां से ये दो नंबर निकाल लिए, अब आप वापस से आ जाएंगे अपने सॉल्यूशन में। ये जितना मैंने ये काम करवाया सर, ये पूरा काम आपका रफ वर्क है, इसको आपको टीचर को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं ये मेथड सिर्फ उन बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमको इक्वेशन सॉल्व करते नहीं आती, हम सोच ही नहीं पाते हैं नंबर क्या आएगा नंबर क्या आएगा। तो बच्चों आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, श्योरिटी है आप कोई सा भी क्वेश्चन इस पे अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए भाई क्या हुआ, 6x²। और बच्चों ये -7 को आप कैसे लिखेंगे, -9 + 2। -7 को कैसे लिखेंगे, -9 + 2। तो मतलब -9x + 2x - 3 = 0। इसको बोलते हैं बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहला टर्म सेम टू सेम, तीसरा टर्म सेम टू सेम, आपने बीच वाले नंबरों को दो टर्म्स में तोड़ दिया। अब क्या करना है सर, इन दोनों में से जरा आपको देखना है कि कॉमन क्या है। सीखना बच्चों प्लीज, इन दोनों में से आपको देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। सर 6 और 9 में से कॉमन क्या आ रहा है, नहीं समझ में आता मैं सिखाता हूँ। 6 = क्या होता है, 2 × 3। 9 = क्या होता है सर, 3 × 3। अब बताइए सर 6 और 9 में कॉमन क्या दिख रहा है, सर कॉमन दिख रहा है मुझे 3। तो बच्चों आपने 3 को बाहर लिख दिया। और x² और x में से कॉमन क्या आ रहा है, ये तो समझ में आता होगा, x² और x में से कॉमन क्या आ रहा है सर, ब्रैकेट बना दिया। अब सर चलो ये बताओ, यहां पे जब आपने 3 निकाल दिया तो क्या बचा आपका 2, और x² में से जब आपने x निकाल लिया तो क्या बचा आपका x, माइनस साइन माइनस। अब सर आपने 9 में से जब एक 3 को निकाल लिया तो क्या बचा आपका 3, और आपने x में से x को कॉमन निकाल लिया। अब बच्चों ये पहले दो टर्म से कॉमन निकालेंगे, उसके बाद सेम टू सेम आप एक दूसरा ब्रैकेट बना देंगे, 2x - 3 = 0। अब क्या करना है, तीसरा वाला टर्म देखो बच्चों, तीसरा वाला टर्म क्या है आपका +2x, और ब्रैकेट के अंदर आपका पहला टर्म क्या है +2x। मतलब कि पहले दो टर्म से आप कॉमन निकालेंगे, जो ब्रैकेट बनेगा उस ब्रैकेट को सेम टू सेम लिख देंगे। फिर आप आएंगे तीसरे वाले टर्म की पास। तीसरे वाले टर्म में जो आपका 2x लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर जो 2x लिखा हुआ है, आप तीसरे वाले टर्म को ब्रैकेट के अंदर के पहले टर्म से डिवाइड कर देंगे। 2x से 2x के कितना आंसर आया आपका +1। तो इसका मतलब सर ये ब्रैकेट ब्रैकेट कॉमन आ गया, 2x - 3। यहाँ पे 2x - 3 निकाला कितना आया आपका 3x, और यहाँ पे 2x - 3 निकाला कितना आया +1 = 0। implies that 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। implies that x = जब ये +3 वहां जाएगा कितना हो जाएगा, -3 वहां जाएगा कितना हो जाएगा +3,
तो ये आ गया आपका 3/2 और x इक्वल टू +1 वहां जाएगा, हो जाएगा -1/। बच्चों ये मेथड मैं वापस से उन बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ जो बच्चे कहते हैं कि सर हमको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते नहीं आता, हम ये नहीं पूछ पाते कि कैसे दो नंबर होंगे, कौन से दो नंबर होंगे। तो बच्चों आपको कुछ दिमाग नहीं चलाना, आपको सिर्फ ये जो मेरे 4 स्टेप इनको फॉलो करेंगे, आप अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। और जिन बच्चों को बढ़िया तरीके से आता है तो वो तो फॉलो करेंगे ही। भाई ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और उनको प्लस करने पे कितना आ जाए, -7 आ जाए, राइट। अब चलो बच्चों जो रिमेनिंग है मैं आगे रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे करेंगे सर आप, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए सर आप लिखेंगे हियर a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -3। जो बच्चों पहला जीरो होता है वो होता है आपका अल्फा, अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड जो दूसरा जीरो है आपका बीटा, वो है आपका -1/3। अब बच्चों पहली रिलेशनशिप जो होती है वो होती है आपकी सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। तो बच्चों सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों -b/a, और आप वैल्यू डाल देंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है सर, -1/3 माइनस बी की वैल्यू कितनी है सर, -7 और ए की वैल्यू कितनी है सर, 6। अब बच्चों 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 2 3 या 6, तो 3 × 3 कितना हो गया 9, 2 3 जा 6, जो 3 बचा 3 × 3 कितना हो गया 9, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और 2 1 जा, और बच्चे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7/6, 9 - 2 कितना आ गया 7/6 इक्वल टू 7/6। तो LHS इक्वल टू RHS, और ये हो गया सर आपका वेरीफाइड। जो दूसरा रिलेशनशिप है उसको मैं जल्दी से यहाँ पे कर देता हूँ। बच्चा दूसरा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या बोलता है सर आपका, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है सर 3/2 मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, सी की वैल्यू कितनी है -3/6, 3 से 3 हो गया कैंसिल, सो -1/2 इक्वल टू 3 और 6 हो गया कैंसिल, -1/2। तो बच्चों आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS, दैट इज इक्वल टू वेरीफाइड। तो बच्चों आई होप आप लोग को ये चीज अच्छे समझ में आई होगी। तो स्टेप नंबर 1 होता है आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो उसके जीरो आएंगे वो होंगे आपके अल्फा और बीटा। आपको दो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। पहला रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दूसरा होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, राइट। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो भाई अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है सर, इसको ऊपर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है सर, if alpha and beta are the zero of quadratic polynomial pu equal to 4u² - 8u। मतलब अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus beta, sorry 2 alpha plus 1 and 2 beta minus 1। बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, मजा आ जाएगा बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं, एक पॉलिनोमियल है 4u² - 8u, उसके जब आप जीरोस निकालोगे तो उसका पहला जीरो होगा आपका अल्फा और दूसरा जीरो होगा आपका बीटा। अब बच्चों इन जीरोस की हेल्प से आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है। मैंने कहा ठीक है भाई बना देंगे, लेकिन नए पॉलिनोमियल का जो पहला जीरो है वो है आपका 2 अल्फा प्लस 1, और दूसरा वाला क्या है 2 बीटा माइनस 1। तो बच्चों इसको करने के दो तरीके हैं, एक रिलेशनशिप को यूज करते हैं अपन, और दूसरा अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं तो आप इक्वेशन को सॉल्व करो। तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा, अगर आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं तो बच्चों आप इक्वेशन को सॉल्व करो। आप इक्वेशन को सॉल्व करो, आप वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा और बीटा की वैल्यू की हेल्प से आप अपने नए जीरोस निकालो, और फिर नए जीरो की हेल्प से बच्चों आप अपने नए पॉलिनोमियल बनाओ। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन को लिखते हैं अपन। तो आपने बोला सॉल्व, आपने बोला पी यू
इक्वल टू 4u², क्या था बच्चों, पी यू इक्वल टू 4u² माइनस 8u। आपने बोला पुट पी यू इक्वल टू 0। सर पी यू इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हो भाई, जीरो निकालने हैं तो पी यू इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ना सर। तो इसका मतलब हो गया 4u² माइनस 8u इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो यार, ये वाला इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सर इस इक्वेशन में आपके दो टर्म है, जब दो टर्म है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आपका लगने नहीं वाला। सुनना भाई, अगर दो टर्म्स है तो आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगा। अब सर इसमें होने क्या वाला है, देखो इसमें आपका कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। जिस भी इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है उसमें सच काम काफी आसान हो जाता है। आपको बस ये देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या है। पर 4 और 8 में से कॉमन क्या आ रहा है, 4। और u² और u में से क्या कॉमन आ रहा है, u। तो 4u² में से 4u निकाल लिया, कितना बचा सर, u। माइनस 8 में से 4 निकाला, कितना आ गया सर, 2। और u में से u निकाल लिया, कितना आया, कुछ नहीं आया सर, इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज दैट या तो सर 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो सर u माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट u इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 और u इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। तो मैंने बोला इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू हो गया 0 एंड बीटा इक्वल टू हो गया 2। अब इसके बाद आपने क्या बोला बच्चों, इसके बाद आपने बोला सर, ये आपने पुरानी पॉलिनोमियल के जीरो निकाल दिए। अब आपने बोला बच्चों न्यू जीरोस, न्यू जीरोस आर अल्फा डेस इज इक्वल टू क्या था सर, 2α+1। अल्फा डेस क्या था सर आपका, 2α+1। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ सर, मुझे याद नहीं है। तो आपका नए जीरो थे 2α+1 एंड 2β-1, करेक्ट, ठीक है। तो अल्फा डेस है 2α+1, तो अल्फा डेस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0+1। तो विच इज इक्वल टू अल्फा डेस आ गया सर आपका 1 एंड बीटा डेस जो दूसरा जीरो है बीटा डेस वो है आपका 2β-1। तो बीटा डेस आ जाएगा 2 × 2 -1। तो बीटा डेस इक्वल हो जाएगा 2 × 2 = 4 -1 दैट इज इक्वल टू 3। अब बच्चों क्या होता है, वी नो दैट कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है बच्चों px, उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जरा आप देखोगे बच्चों, तो k टाइम्स ऑफ x² माइनस, अब सर सम ऑफ जीरोस, अगर आप दोनों जीरोस का सम करोगे तो पहला जीरो क्या है आपका 1 और दूसरा जीरो कितना है आपका 3 इंटू एक्स प्लस, जब आप प्रोडक्ट करोगे बच्चों एक है 1 और एक है 3, तो बच्चों ये आपका 1 और 3। आप चाहो तो सम ऑफ जीरोस अलग निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अलग निकालो, उनकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो। तो विच इज इक्वल टू आपको मिल गया k टाइम्स ऑफ x² माइनस 3+1 कितना हो गया 4, तो 4x प्लस 3 × 1 कितना आ गया 3। अब देखो भाई यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो अगर यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप क्या लिख दोगे सर, देयर फोर px इक्वल टू, कोई डिनोमिनेटर नहीं है मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप, k इक्वल टू 1। तो मतलब कि सर क्वेश्चन काफी अच्छा था बच्चों, एग्जाम में ये बढ़िया 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या था कि आपका जो पुराना पॉलिनोमियल दिया हुआ है आप उसको सॉल्व करेंगे, वहां से उसके जीरोस निकालेंगे। वो जो जीरोस है वो आपके अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा की हेल्प से आपने अपने नए जीरोस निकाले। जो आपने अपने नए जीरोस निकाले बच्चों वो क्या हो गया आपके अल्फा डैश और बीटा डैश। और बच्चों उन अल्फा डैश और बीटा डैश की हेल्प से बच्चों उनका आपने सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, उसको आपने अपने फॉर्मूले में डाल दिया और आपका पॉलिनोमियल बन गया, राइट। चलो भाई, बच्चों इसकी एक मेथड और होती है, वो मेथड आपको और सिखा देता हूं मैं, ठीक है। एक मेथड और होती है बच्चों, उसको भी चलो आप देख ही लो। तो आपने क्या बोला सर, पी यू इक्वल टू है आपका
4u² माइनस 8u। ऑल्टरनेट मेथड सिखा रहा हूं बच्चों। तो आपने बोला बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन ए। तो मतलब कि सर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, ये है ए ये है बी, मतलब कि माइनस ऑफ -8 अपॉन ए की वैल्यू 4, विच इज इक्वल टू आपका आ गया 8/4, विच इज इक्वल टू आ गया 2। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है सर आपकी, सर सी है ही नहीं यहाँ पे, तो सी की वैल्यू कितनी है सर, 0/4, तो विच इज इक्वल टू क्या आ गया 0। मतलब कि सर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब बच्चों देखो, जो आपके पुराने जीरोस, तो आपने बोला न्यू जीरोस, न्यू जीरोस आर 2α+1 एंड 2β-1। अब बच्चों आप क्या करोगे, आप इनका सम निकाल दोगे। तो आपने बोला सर सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। तो बच्चों ये आ गया आपका 2α+1 प्लस 2β-1, +1 -1 कट गया, कितना आ गया बच्चों, 2α+2β। क्या सर 2 कॉमन आ गया, कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा। और सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 2, तो बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू हो गया आपका 4। ये आ गया बच्चों आपका सम। मतलब कि सर मैं ये आपको ये तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको पुराने जीरोस नहीं निकालने होंगे। क्यों बता रहा हूँ सर, देखो भाई वापस से बोल रहा हूँ, अगर आपकी ये इक्वेशन सॉल्व होने लायक है तो आप मेरी पुरानी मेथड को फॉलो करो। पहले आप इसको सॉल्व करो, आपके जीरोस आएंगे, उन जीरो से आप अपने नए जीरोस निकालो, आपके पास वैल्यू आ जाएंगे, आप वैल्यू से सॉल्व करो, ये आसान पड़ेगा। जो ये दूसरी वाली मेथड है सर, इसको कब अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ऐसी इक्वेशन आ गई जिसको आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, उसके आप जीरो निकाल ही नहीं पा रहे हो, फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में सर आप रिलेशनशिप को यूज करके अपना आंसर निकालो। अब बच्चों आपने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया सर, 2α+1 मल्टीप्लाई बाय 2β-1। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 4 अल्फा बीटा, ये कितना होगा सर, -2α, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका यहाँ पे कर दिया, प्लस 2β, राइट। और फिर ये कितना हो गया बच्चों, प्लस माइनस माइनस, तो बच्चों ये आ गया आपका माइनस। तो मतलब कि सर 4 अल्फा बीटा, ठीक है, 2α+1 और 2β-1, 2α - 2α हो गया। ठीक है, अब सर यहाँ पे प्लस, अगर मैं इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लूं तो ये कितना आ जाएगा सर आपका, बीटा माइनस अल्फा -1। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, क्या आ गई सर, अब आपको बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आपके पास है नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका चल जाएगा काफी लंबा, तो इस क्वेश्चन को अपन इस मेथड से सॉल्व करेंगे। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात सर, क्योंकि देखो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं सर, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होता है आपका बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल देंगे, चलो मैं निकाल ही देता हूँ यार, आप इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू, चलो बच्चों निकाल देता हूँ, वरना फिर आप लोग बोलोगे कि सर आपने आंसर नहीं निकाला। तो बच्चों ये बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी थी आपकी, 2, तो ये बच्चों हो गया 2 का स्क्वायर -4 × 0। तो बच्चों बीटा माइनस अल्फा का जो होल स्क्वायर आया वो कितना आ गया बच्चों, 2 के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से जो बीटा माइनस अल्फा आया वो कितना आ गया सर आपका, 2 के बराबर, करेक्ट। तो अब बच्चों आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए, तो बच्चों ये हो गया आपका 4, इसकी जगह पे आपने डाल दिया 0 प्लस 2, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 -1, तो ये 0 प्लस 4 -1, आंसर कितना आ गया आपका, ठीक। ये आ गया बच्चों आपका प्रोडक्ट। अब आपका सम आ गया, आपका प्रोडक्ट आ गया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लास्ट में सॉल्व। तो आपका जो नया पॉलिनोमियल पी एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, के टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू कितनी है सर आपके पास 4x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है सर आपके पास 3। तो बच्चों यहां से आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखो भाई आंसर में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन बच्चों मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, समझना आप मेरी बात। देखो भाई मैं तो बन गया मैथ्स का टीचर, मैं बन गया मैथ्स का टीचर, मैं तो आंसर निकाल के लाके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे इसकी वैल्यू पता हो नहीं पता हो, मैं तो भाई आंसर निकाल ही लूंगा। बट बीइंग अ स्टूडेंट बच्चों मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आपकी ये इक्वेशन सॉल्व होने लायक है तो आप कोशिश करेंगे कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी आएगी उससे आप अपने नए जीरोस निकालेंगे, उससे पॉलिनोमियल बनेगा। अगर सर आपकी इक्वेशन सॉल्व होने लायक नहीं है, मतलब कि सर आप पुरानी मेथड को यूज नहीं कर सकते हो, तो जब जीवन में कुछ काम नहीं आता तो रिलेशनशिप काम आती है, फिर तो भाई हम इसको इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। राइट, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा क्वेश्चन हो गया ये। अगला क्वेश्चन क्या है सर आपका, find the value of k for which the sum of the zero x square minus k plus x plus 2 is half of the product। ठीक है भाई चलो इसको करते हैं अपन। तो मैंने बोला सर क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका पी एक्स है वो किसके बराबर है, पी एक्स है सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x, और किसके बराबर है बच्चों ये, एक बार मैं जीरो देख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 के माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 के माइनस 1। अब देखो भाई इसको भी जरा आपको समझना पड़ेगा। हियर ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 1। बी इक्वल टू, बी क्या है सर आपका एक्स का कोएफिशिएंट, कितना आ गया माइनस के प्लस 6। एंड सी इक्वल टू ये जो कांस्टेंट टर्म पूरा का पूरा 2 टाइम्स ऑफ 2 के माइनस। आप क्या बोला बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम ऑफ जीरो है वो इक्वल टू बच्चों हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब कि सर ये बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1/2 अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। बोलो भाई समझे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है सर, -b/a इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है सर, c/a। डाल दो भाई वैल्यूज, ए और ए को उड़ा दो, चलो छोड़ दो यार, डाल देते वैल्यूज। बी की वैल्यू कितनी है माइनस, और सर यहाँ पे माइनस, और भाई 2 माइनस हो गए। देखो एक तो ये वाला माइनस और बी की जगह पे क्या है ये वाला माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 इक्वल टू 1/2। सी की वैल्यू कितनी है सर आपकी 2 टाइम्स ऑफ 2 के-1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। इस 2 से ये 2 उड़ गया, करेक्ट। तो बच्चों आपको क्या मिल गया यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपको मिल गया के प्लस 6 इक्वल टू 2 के-1। प्लस का के यहाँ पे आ जाएगा माइनस का हो गया, माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6 + 1 इक्वल टू 2 के-के, मतलब कि बच्चों आपको के इक्वल टू मिल गया 7। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को बोलते हैं बच्चों क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। राइट, चलो भाई आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं सर हमको, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, फाइंड द अदर जीरो, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलो भाई इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो पी एक्स क्या है आपका, सॉल्व नंबर 9, ब्लैक पेन से करते हैं यार। पी एक्स क्या है सर आपका, पी एक्स है सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। इसको करने के मेरे पास सर काफी तरीके हैं, ठीक है। तो आपको बोला इफ 1 0 इफ 2, तो मैंने बोला दैट इज
मैंने बोला सर मान लो अल्फा इक्वल टू है 2 और बीटा इक्वल टू लेट्स से सर मैंने मान लिया 1, तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है m, माइनस ये a की वैल्यू आपकी 1, b की वैल्यू आपकी 3, तो -3/1। तो बच्चों यहाँ से m इज इक्वल टू हो जाएगा -3, और ये +2 जब यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा -2, तो m इक्वल टू आ गया बच्चों आपका -5। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया सर, अदर जीरो इज -5 ऑल्सो। अब बच्चों के निकालना है, तो आपने बोला बच्चों अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है सर आपके पास 2, बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास -5, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास के अपॉन 1। तो बच्चों यहां से आपको कितना मिल गया, के इज इक्वल टू -5 इंटू 2 कितना आ गया, -10। तो बच्चों आप देख पा रहे हो क्या कि जिस भी बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस भी बच्चे को ये चीज समझ में आती है कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन घूम घूम के अलग तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो प्लीज। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा। देखो सर वापस से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, चलो देखते हैं इसको भी कैसे करना है। तो आपको क्या बोला हुआ है बच्चों, यहाँ पे पी वाई लिखा है, यहाँ पे पी एक्स होना चाहिए था, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि सर सॉल्व क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, ये क्वेश्चन नंबर है सर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो आपका बोला सर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बच्चों आप समझना प्लीज, आपको फाइंड करनी है वैल्यू, आपको मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब सीखना बच्चों आप मेरे साथ, मुझसे बहुत सारे बाल बच्चे बोलते हैं कि सर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। है कि नहीं बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो इसके जीरो आ जाएंगे, इसके जीरो आ जाएंगे, वो आपके अल्फा और बीटा होंगे, और अल्फा और बीटा को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बच्चों, लेकिन क्वेश्चन है क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, जरा देखो भाई। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आए, 1 into 1, बट जब आप उनको प्लस करोगे तो 1 + 1 कितना होता है 2, बट हमको यहाँ कितना चाहिए 1। तो ऑब्वियसली आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो अगर सीबीएसई बोर्ड चाहता है कि आप रिलेशनशिप ऑफ जीरो को इस्तेमाल करो, तो आपको वो रिलेशनशिप ऑफ जीरो को इस्तेमाल करवा के ही रहेगा, वो आपको इक्वेशन ही ऐसी देने वाला है कि आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चों आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, इक्वेशन सॉल्व करते भी और रिलेशनशिप को यूज करते भी, राइट। अब वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है सर, -b अपॉन ए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वो आ गई सर आपकी, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो -1/1। तो सर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया आपका -1। ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है बच्चों आपका सी अपॉन है, तो सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 1, अरे वाह यार ये तो 1/1। तो बच्चों यहाँ से आपको मिल गया अल्फा बीटा इक्वल टू 1, ये लो भैया आपकी दूसरी वैल्यू। नाउ अब देखना बच्चों आप क्या प्रूफ करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू, सर इन दोनों का एलसीएम ले लो, अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना आ गया, अल्फा बीटा, राइट। अब सर अल्फा से अल्फा गया तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू, अब सर अल्फा प्लस बीटा बोल दो या बीटा प्लस अल्फा बोल दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो बच्चों -1 + 1 आंसर कितना आ गया आपका 0। तो मतलब कि सर अगर आपको रिलेशनशिप ऑफ जीरो समझ में आ गई है, अगर आप बच्चों उस पर कमांड बना पा रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा बोर्ड में आपको बच्चों वो इजिली बन जाएगा, राइट।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं सर हमको, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial px equal to x square minus 6x plus k, find the value of k if alpha square plus beta square equal to 40। बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको बच्चों करने में मजा आएगा, राइट? तो देखो भाई क्या बोला है मुझे यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के। तो मैंने बोला सर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के। तो बच्चों समझना, implies that अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, सॉरी पहली रिलेशनशिप जो होती है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी अपॉन ए। अब सर इसको सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? अरे भैया के की वैल्यू नहीं पता, के की वैल्यू नहीं पता तो कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो बच्चों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, सर बी की वैल्यू कितनी है, माइनस सिक्स, और ए की वैल्यू कितनी है, वन। तो मतलब कि आपको पता चल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया आपका सिक्स। ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा आता है आपका सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है के, और ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी की वैल्यू कितनी है के और ए की वैल्यू कितनी है वन। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका के। आप समझना बच्चों आगे। इट इज गिवन दैट, क्या दिया है सर हमको, इट इज गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया था भाई साहब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया था सर। इंप्लाइज दैट, सर अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी क्या होती है सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 40। अब बच्चों ये आइडेंटिटी कैसे बनी, चलो ये भी बता देता हूँ। देखो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये प्लस टू ए बी को आप इस साइड ले आओ, तो क्या मिल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई साहब मैथ्स टफ नहीं है, समझना आप मेरी बात को, मैथ्स टफ नहीं है। बस आपको क्या करते बनना चाहिए, आपको सर कॉन्सेप्ट लगाते बनने चाहिए, मैथ्स तो इजी है। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, सर सिक्स। तो सिक्स का स्क्वायर माइनस टू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है के, इक्वल टू हो गया 40। सिक्स का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस टू के इक्वल टू हो गया 40। तो सर यहाँ पे माइनस टू के इक्वल टू 40 माइनस 36। तो सर यहाँ से के इक्वल टू कितना हो गया आपका, 40 माइनस 30 कितना हो गया आपका फोर, राइट? फोर अपॉन माइनस टू। तो मतलब कि सर के इक्वल टू आ गया आपका माइनस टू। क्लियर? चलो इसको साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि आपको अच्छे समझ में आए। 40 माइनस 36 हो गया आपका फोर अपॉन माइनस टू। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था अगला वाला। इसके बाद अपन देखते हैं कि हमको आगे क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन है सर हमारा, लास्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन है सर हमारा, पेंसिल कम इन पैकेज ऑफ 10। मतलब कि सर एक पैकेट है जिसमें 10 पेंसिल निकलेगी। इरेजर कम इन पैकेज ऑफ 12। और जो इरेजर है, रबर है, वो हमारी सर एक पैकेट में निकलेगी 12। फिलिप वांट टू परचेज द स्मॉलेस्ट नंबर। आप समझना भाई, क्या वर्ड आ गया, स्मॉलेस्ट। बताओ भाई बताओ, जब स्मॉलेस्ट निकालना होता है तो एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ? अरे सर अब तो याद हो चुका है, लार्जेस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, ग्रेटेस्ट होगा, मतलब एचसीएफ निकालेंगे। लीस्ट होगा, मिनिमम होगा, स्मॉलेस्ट होगा, मतलब कि क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। वेरी गुड। तो स्मॉलेस्ट देख के समझ में आ गया कि हमको एलसीएम निकालना है। आगे देखते हैं। फिलिप वांट टू परचेज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर सो दैट ही विल हैव एग्जैक्टली वन इरेजर पर पेंसिल। मतलब कि सर उसको सबसे छोटा, सबसे कम अमाउंट ऑफ पेंसिल और इरेजर खरीदना है कि वो एक पेंसिल पे एक इरेजर वो ले पाए। हाउ मेनी पैकेट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर शुड फिलिप बाय। फिलिप कितने पैकेट खरीदेगा पेंसिल के और कितने पैकेट खरीदेगा वो इरेजर के। चलो भाई समझो प्लीज।
तो आपने किया बच्चों सॉल्व नंबर 12। इसको बोलते हैं बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो नंबर ऑफ पेंसिल इन वन पैकेट इक्वल टू 10। नंबर ऑफ इरेजर इन वन पैकेट इक्वल टू कितना सर? 12। नाउ अब बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो आपने बोला बच्चों एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 is the smallest number of pencil or eraser issued by। तो अब एलसीएम तो पता है, 10 इक्वल टू क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 12 इक्वल टू क्या होता है? 2 के ऊपर 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3। तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ गया सर आपका? ऑल फैक्टर। ये लिखा करो बच्चों, इन सबके मार्क्स होते हैं हाईएस्ट पावर। अब बच्चों ऑल फैक्टर, फैक्टर क्या है आपके? 2 है, 5 है और 3 है। 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 के ऊपर पावर कितनी आ गई? 2। 3 के ऊपर 1, 5 के ऊपर 1। 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एलसीएम आ गया बच्चों 60। आप लेकिन बच्चों क्वेश्चन में सुनना, आपको क्या पूछा है? आपको बोला बच्चों हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ पेंसिल एंड इरेजर ही शुड बाय। तो देयरफॉर पैकेट ऑफ पेंसिल इक्वल टू, भैया ये बताओ एक पैकेट में 10 पेंसिल निकल रही हैं, आपको 60 पेंसिल चाहिए, कितने पैकेट चाहिए पड़ेंगे? जितनी पेंसिल चाहिए है टोटल पेंसिल, और एक पैकेट में जितनी पेंसिल निकल रही है। कितना आंसर आ गया? 6। एंड पैकेट ऑफ इरेजर इक्वल टू, कितनी रबर चाहिए आपको? 60। एक पैकेट में कितनी निकलती है? 12। कितना आंसर आ गया? 5। सो दिस इज योर आंसर, राइट। तो आई होप बच्चों आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, राइट। अगर बच्चों आप लोग मेरा वीडियो देख पा रहे हो, मेरा स्क्रीन नीचे देख पा रहे हो, इट इज ऑलमोस्ट 2:54 एट नाइट, मतलब रात में 3 बजे उठ के मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगेन बच्चों, मैं आपको ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये फील हो कि मैं कोई बहुत महान काम कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। बस बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि रात में उठ के मेहनत करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें। 2 महीना बचा एग्जाम के लिए, बढ़िया बच्चों जी जान लगा दो। जैसे मैं रात में उठ के आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप भी रात रात पर उठ के बढ़िया मेहनत करो, पढ़ाई करो बच्चों। जब आप 90-95% के ऊपर स्कोर करोगे ना यार, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, दिल को तसल्ली मिल जाएगी, राइट। चलो सी ऑल एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।